ठीक है ना। आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो, सम ऑफ द मास द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट, या मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका कंटेनर सील्ड होना चाहिए। मान लो मेरे पास सील्ड कंटेनर होना, मान ली कंटेनर सील्ड है, सो दैट नथिंग कैन गो इनसाइड और आउटसाइड। मेरे पास कार्बन है, मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया, इट इज गोइंग टू मेक व्हाट, CO2। कार्बन बेटा मेरे पास मान लो कितने ग्राम है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 32 ग्राम। तो दोनों का सम करो कितना आएगा, 44 ग्राम। 12 32 का सम करोगे बेटा तो 44 के बराबर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई सील्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको CO2 दिखेगा ही नहीं, CO2 आपका गायब हो जाएगा। सिमिलरली H2 प्लस O2 इक्वल टू, आप H2 का केस कर सकते हो, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2 ले लो। ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ये बनेगा हमारा 36 ग्राम। फोर ग्राम प्लस 32 ग्राम का सम हम देखेंगे तो 36, लेकिन ये भी सील्ड कंटेनर होने से आपका ये आसानी से बन जाएगा। न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको बेसिकली रिएक्टेंट का मास दिया है, 4 आपको दिया रहेगा, A है, B है, C है, D है, C प्लस D दिया रहेगा। A का मास दे देगा मान लो 4 ग्राम है, B का मास दे दिया मान लो 6 ग्राम है, C का मास अननोन कर देगा, D का मास दे देगा मान लो 2 ग्राम है। हमसे पूछेगा C का कितना मास होगा। A and B react together to give C and D. A is 4 gram, B is 6 gram. So what will be the mass of C if D is 2 gram? तो आगे आपका 4 plus 6 कितना, 10, 10 minus 2, going to be 8 ग्राम। ये बेटा हमारा 10 ग्राम हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जिसका निकालना है उसका x मान लो, x plus 2 ग्राम, ये x is equal to 10 minus 2 बोले तो 8 ग्राम। तो न्यूमेरिकल इजी रहता है, आपको खाली लैंग्वेज को पकड़ना है। लैंग्वेज मान लो मैंने दूसरा न्यूमेरिकल दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम CaCO3, जो हम लोग हीट करते हैं, इट गिव रेसिड्यू, माने जो बच जाता है नीचे, रेसिड्यू ऑफ CaO 5.6 ग्राम, एंड rest is CO2 gas। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 गैस कितना होगा। तो बहुत आसानी से निकालें, क्योंकि वेरी गुड, सम करना है, कुछ नहीं सोचना। लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के सम के बराबर होगा। हमें अगर ये ऐसे मालूम है तो ऐसे लिख देंगे, रिएक्शन के मार्बल यानी लाइमस्टोन को आपने गर्म किया, CO प्लस CO2 दिया, और ये अगर बेटा हमारे पास 10 ग्राम है, तो ये मेरे को मालूम है 5.6 ग्राम है, तो इक्वल टू जिसका निकालना है उसका x मान लो, तो x इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। दिस इज आवर आंसर। अब हमें सोचना है कि इज देयर एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का भी क्या कोई एक्सेप्शन है। तो बहुत ही छोटा सा एक्सेप्शन मिलेगा, बहुत ही कम मिलता है इस एक्सेप्शन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में फॉलो होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने 10th में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिकली उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के विषय में हम पढ़ते हैं। उसमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में जाएगा नो डाउट, लेकिन सम ऑफ द मास विल बी डिसअपीयर। तो एक्सेप्शन की बात करते हैं अगर हम इसके, व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसका, ऑफ LCM, जहां पे LCM नहीं फॉलो होता, तो दैट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली दो तरीके का होता है, वन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन एंड अदर इज नोन एज फ्यूजन। When we talk about the fission, fission के केस में अगर हम बात करते हैं तो fission के केस में we know that कि a bigger nucleus is split into the smaller one. Fusion is the vice versa of this, fusion में टूट टूट के बनता है। तो fission और fusion में ये अंतर है।
फ्यूजन में बिगर एटम, यूरेनियम का एटम अगर टूटेगा तो मान लो बेरियम और प्लेटन दे दिया। ये मान लो यूरेनियम 92 235 जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल मानते हैं टूटेगा, मान लो बेरियम दे दिया और इस पे प्लेटन प्लस न्यूट्रॉन देगा 3 प्लस एनर्जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि छोटे छोटे एटम आपस में मिल करके दे विल मेक अ बिगर एटम लाइक 1H2 1H2 इज नोन एज ड्यूटेरियम प्लस 1H3 इसका नाम है ट्राइटियम। दोनों का कॉम्बिनेशन से सपोज करो मेरे पास बनना चाहिए था 1 + 1 नीचे 2 He4 बनना है। मास में देखो कमी हो चुका है 3 to 5 होना चाहिए, 4 है। प्लस एनर्जी रिलीज हो चुका, हीट रिलीज होगा। मास में जो कमी आएगी दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड मास 5 है ना, साइड में 4 है, तो 1 एटॉमिक मास यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज फाउंड दैट इसमें कोई और तो कॉम्बिनेशन होता नहीं, लाइक C+O2 CO2 में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। बिगर एटम स्प्लिट इनटू द स्मॉलर एटम की पॉसिबिलिटी होती है, स्मॉलर एटम जॉइन टुगेदर करने का बिगर एटम। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ऑफ द मास में बी डिसअपीयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 + 3 का सम 5 है, लेकिन यहाँ 4 है। एक एटॉमिक मास यूनिट का लॉस हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में 5 एटॉमिक मास होगा, राइट में 4 है, 5 में से 4 गया तो 1 एटॉमिक मास यूनिट लॉस हुआ। तो दैट मास विल बी डिसअपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस जो इक्वेशन आपका E = mc² आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ा तो आगे जानेंगे आप। E = mc²। इस केस में जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज द, मान लो एनर्जी निकालना है तो डेल्टा E = डेल्टा m × c²। तो मास में जो चेंज आया उसको हमें किस में रखना रहता है, केजी में रखना है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये रख दो, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दो, मास को यहाँ पे u को केजी में कन्वर्ट करके डिफरेंस ऑफ मास 5u में से 4u जाएगा तो कितना आएगा 1u। इस केस में अगर मेरे को डेल्टा m निकालना रहेगा तो डेल्टा m = 5u - 4u बेटा = हाउ मच 1 में। 1u को ग्राम में कन्वर्ट करते तो कितना होता है श्रेया 1.66 × 10⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में कितना होगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। मास को केजी में ले लो, ये रख दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिकली। बेसिकली न्यूमेरिकल अभी आपको नहीं करना, आगे चल के आता है। तो आपको इतना खाली याद होना चाहिए, कैन यू टॉक मस्ट रिमेंबर एग्जांपल जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होता, तो दैट इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन। अब दिस इज द रीजन। अगर हम सन की बात करें तो आज से लाखों ईयर पहले बात करें तो सन की साइज बिगड़ थी, लेकिन उसका मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर होता जा रहा है। और सन के अंदर जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होने का मतलब जुड़ते जाना। तो छोटे छोटे एटम मिलकर के बड़ा एटम बना सकते हैं, बड़ा एटम मिलकर छोटा बनाएगा तो फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन मास डिसअपीयर होता है, मास विल बी डिसअपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू बी ओबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स दैट इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल है, पढ़ा हुआ है आपका अपने इंट्रोडक्शन लेवल में पहले से पढ़ा हुआ है। तो दैट इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एंड इट वाज गिवन बाय किसने दिया था ये, जोसेफ प्राउस्ट है ना बेटा। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। प्राउस्ट का क्या कहना था कि इन अ पर्टिकुलर देयर इज सो मेनी कंपाउंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड, लेकिन आप क्या करो एक पर्टिकुलर कंपाउंड आप उसमें से चूज कर लो। रेटियर कंपाउंड इज C+O2 = CO2। ये CO2 बनाने के आपके पास 1000 तरीके हो सकते हैं। तो CO2 अगर इसमें बनेगा तो कार्बन के 12 ग्राम में, इसमें इसके कितने, इसका होता है 16 2 × 16 यानी 32, 4 3 जा
इसको सॉल्व करोगे तो 4 8 जा, ये 3/8 के रेशियो में हमेशा कंबाइंड होता है। तो आप इसको निकालने का तरीका, मैंने CO2 की बात करें तो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई मास ऑफ O2। कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, वो तो 4 3 जा 4 8 जा, तो ये 3/8 का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो जोसेफ का ये कहना था कि वंस वी टॉक अ पर्टिकुलर कंपाउंड, अगर हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लेते हैं तो CO2 आप कैसे भी बना लो, आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बना लो, आप इसको रेस्पिरेशन से सांस लेके बनाओ। रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो इन आवर ह्यूमन बॉडी में क्या रहता है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, दैट विल डिकम्पोज स्लोली केमिकली कंबाइंड होगा एयर के साथ, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 बनाने का और भी तरीका हो सकता है, या पेट्रोल है, केरोसिन है, सो मेनी पेट्रोल के कंबशन से बना सकते हो बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो आप कैसे भी बनाओ, दैट्स नॉट ए बिग इशू, आप कैसे बना सकते हो। लेकिन CO2 अगर बनेगा तो CO2 में कार्बन का मास हमेशा 3 ग्राम होना चाहिए, इसका 8 होगा, 8 और 3 का सम कितना होगा 11। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी दैट इज गोइंग टू 11। रेशियो कांस्टेंट रहता है, 3/8 के रेशियो में हमेशा कंबाइंड होता है। इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे मैंने CO2 की बात कर ली, आप इस पे पानी ले सकते हो, 1/8 का कॉम्बिनेशन आएगा। मेथेन ले लो, मेथेन में आपका CH4 होगा 12/4, यानी कि 12/4 कितना होगा 3/1, 3/1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ, तो ये आप पहले नोट कर लो इसका डिफिनीशन, इसका ये फ्लो चार्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास। नोट्स आपके पास PDF में है, तो नोट्स से आप देख सकते हो। तो नोट्स आपको बस कॉपी में हल्का हल्का समरी चार्ट आप नोट कर लो। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड की जब बात करते हो, सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास। उसी पर्टिकुलर कंपाउंड में वो डेफिनेशन क्या होगा, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट always combine in fixed ratio by mass। अब एग्जाम्पल भी टॉक अबाउट द CO2 में हमने देखा कार्बन है, ऑक्सीजन का रेशियो 3/8 का है। सिमिलरली कैन गो विद H2O, H2O में होगा H2 का 2/16, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे 1/8। वैसे आप और भी केस निकाल सकते हो, मीथेन के केस में निकालो, कार्बन बाई वी हैव 4 हाइड्रोजन, कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4 × 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3/1 आ जाएगा। तो like this you can remember, in a particular compound same element always combine in fixed ratio by mass। अगर आपने रेशियो बदल दिया तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले लो तो कार्बन का हो जाएगा 12/16, जहाँ पे 4 3 जा 4 4 जा 3/4 का रेशियो आ जाएगा। और अमोनिया अगर आप ले लेते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन इज हाउ मच 14, हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा 3 × 1, 14/3। तो ये रेशियो जैसा ऐसा रहने दो क्योंकि फ्रैक्शनल हो जाएगा। और कोई CaCO3 का ले सकते हो, तो इसमें कैल्शियम बाई कार्बन बाई ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। कैल्शियम इज 40 टाइम, कार्बन इज 12 टाइम, इसका 3 × 16, 40/12/16, एंड इट इज गोइंग टू डिविजिबल बाई, ये 2 से डिविजिबल है, 4 से भी कर सकते हो 10, 3
4. This is the I hope simplest ratio. 10 by 3 by 4. नोट कर लिया सबने? आइस उसका सेकंड पेज खोल दो तो वाले में। छोड़ दो। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड सेम एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास, लेकिन इसका आप एक्सेप्शन कहीं ना कहीं मिल सकता है, राइट, लाइक दैट, यू नो। और पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते कहते रेशियो में सब कांस्टेंट होता है। वी हैव, मेरे पास दो कंपाउंड है, मान लो वन इज एसिटिक एसिड CH3COOH ले लो, इसमें आपको दो कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। और तुम्हारे पास होता है ग्लूकोज है C6H12O6, इन दोनों में कार्बन बाई हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन का रेशियो निकालो। कार्बन का कितना होगा? 2 × 12 और 4 × 1 बाई 2 × 16 is how much? 12 by 2 by 16। इसमें निकालते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालो। कार्बन हो जाएगा 6 × 12, हाइड्रोजन 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन है 6 × 16, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 6, 12 by 2 by 6, सॉरी 16 है यहाँ पे, तो ये रहेगा 2 × 2
Wow. This is the exception, you know. Once you see it, what you are getting it. Glucose और एस्टिक एसिड विनेगर, ग्लूकोज एंड एस्टिक एसिड दोनों का आप रेशियो देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यू विल सी दैट बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट, सेम टू सेम, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। एस्टिक एसिड का कंपोज करके लिखो मतलब 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, CH3COH, और आपको रेशियो वही आ रहा है 6/1/8 का। और सेम ही और गेटिंग इन ग्लूकोज में देखो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन का 6 है, तो मास निकालेंगे 6 × 12, 12 × 1 या 6 × 16, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 6/1/8 आने वाला है। दोनों में रेशियो सेम है। ये कहता था किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड का रेशियो जैसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ हमने देखा कि वो कंपाउंड्स आर डिफरेंट और रेशियो सेम। तो दिस कांट बी द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ ये कहता था किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ हमने क्या देखा, 2 अलग अलग कंपाउंड के एलिमेंट्स का मास का रेशियो सेम आ गया, लेकिन कंपाउंड आपका अलग अलग है, तो बोथ आर नॉट सेम कंपाउंड। तो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का एक्सेप्शन है। 2 डिफरेंट कंपाउंड के में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो नहीं आना चाहिए, जो आ चुका है। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, दैट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इटसेल्फ। जॉन डाल्टन इज ऑलरेडी वेरी सीनियर, बहुत ही डेडिकेटेड कह सकते हैं, मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन का क्या कहना था कि देयर इज वन वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन भी ऑब्वियस होते हैं। हाउ इट इज गोइंग टू ओबे, लेट अस चेक इट। कौन बताएगा? कुणाल बताओ, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या होता है? याद नहीं है सर। ओह गुड। तो मान लो कि कुणाल, के फॉर कुणाल ना, मान लो कुणाल अगर आप क्या खाना चाहते हो, चॉकलेट है ना, चॉकलेट तो तुम खाते नहीं हो, चलो कुछ भी ऐसा ले लेते, कोई सिंपल सा रेशियो लो। जैसे कि मेरे पास 2 एलिमेंट मान लो ए एंड बी ले लेते, ठीक है, ए और बी में दोस्ती होता है तो क्या बना लेगा, मान लो ए बी बना लेते। हमें क्या करना है, एक के रेशियो को फिक्स कर देना है। लेट ए इज फिक्स, सपोज कुणाल इज फिक्स एंड बी फॉर बनाना। आप एक बनाना खाते हो तो 1/1 का रेशियो आएगा, 2 बनाना खाओ, 3 बनाना, 4 बनाना, लाइक दिस यू कैन ईट। अगर आप 2 बी के साथ इसका दोस्ती करा दो तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड AB2 हो जाएगा मेरा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा कब होता होगा, जब एक ही वेरिएबल वैलेंसी होगी। एलिमेंट सेम है, 3B मैंने ले लिया, एक के साथ 3, AB3 हो गया ना। ये है 4B, AB4, इनके साथ आप 4 की जगह क्या ले सकते हो, like this, you can go ahead, AB, AB2, AB3, AB4। तो कहीं ना कहीं अगर हम AB3, AB4 की बात करते हैं तो इस केस में हमें एक बात ध्यान देना है, वन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। एक एलिमेंट का मास हमेशा कांस्टेंट रखना है, दूसरे एलिमेंट का मास को क्या करते हैं, बदलते जाना है। वन ऑफ द एलिमेंट इज कांस्टेंट whereas मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज गोइंग टू बी चेंज। दूसरे एलिमेंट का मास क्या होता है, बदलता रहता है। व्हाट विल ऑब्जर्व हियर, आपको क्या मिलेगा, ए का मास सारे में कांस्टेंट, बी का जो मास अलग अलग आ रहा है, बी यहाँ 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, इसमें 3 टाइम, इसमें 4 टाइम। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ बी इन AB, AB2, AB3, AB4। बी के मास का रेशियो का निकालेंगे हम जब, तो AB में 1 टाइम है, AB2 में 2 टाइम है, AB3 में 3 टाइम, AB4 में 4 टाइम, AB5 में 5 टाइम। अगर और आगे ले जाए तो AB1 डिवाइडेड बाय AB2, AB3, AB4, AB5 कर सकते हो, ए से कट गया पूरे में,
बी से बी भी कट जाएगा, तो ये बी का 1 टाइम, बी का 2 टाइम, बी यहाँ 3 टाइम, बी का 4 टाइम, यानी कि बी का रेशियो निकालेंगे तो 1/2/3/4 सिंपल मल्टीपल रेशियो है। तो लेट देयर आर 2 एलिमेंट ए एंड बी, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज केप्ट कांस्टेंट, जिसमें किसी एक एलिमेंट के मास को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, whereas मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज गोइंग टू बी चेंज। ये 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, इसको मैंने 3 टाइम ले लिया, यहाँ इसको 4 टाइम ले लिया। देन ratio of the mass of B in different compounds should be a simple multiple ratio। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, इसको नोट कर लीजिए रिएक्शन AB AB2 AB3 का। इसमें एग्जांपल सोचो कोई जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे फास्फोरस ले लो, फास्फोरस का फ्रेंडशिप क्लोरीन से कराओ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये PCl3 बने, यही फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, समटाइम इट इज गोइंग टू मेक PCl5। तो अगर इन दोनों में देखें तो फास्फोरस का मास सेम है, दैट विल बी कैंसिल आउट, क्लोरीन का सिंबल कट जाएगा, यहाँ 3 टाइम या 5 टाइम, इन दोनों में जो रेशियो है क्लोरीन का 3/5 आ जाएगा। सेम यू कैन चेक इन कार्बन मोनोऑक्साइड वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास फिक्स है एंड ऑक्सीजन यहाँ 1 टाइम, ऑक्सीजन इसमें 2 टाइम है, तो ये 1/2 का रेशियो आ जाएगा, जो एक सिंपल मल्टीपल है। तो लेट देयर इज वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू मेक मेनी कंपाउंड, हम 2 नहीं 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, in which mass of one of the element is kept constant, whereas mass of B is going to be different, then ratio